नमस्ते। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर बजरंग पोस्ट की मिट्टी से विवेकानंद स्कूल में किया गया पौधारोपण। प्रोफेसर सिमरत पालों जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि इस एनजीओ का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती स्कूल समर्थन है। जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे परिवार आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। हम उनके बच्चों को स्कूल सामग्री उपलब्ध करवाने में प्रयासरत हैं। कर्नल NR बब्बरवाल ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा, इस उत्सव का उद्देश्य देशभक्ति की भावना पैदा करना है और कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की बहादुरी का सम्मान करना है। वहीं प्राचार्य पीयूष पुंज ने कहा, कारगिल विजय दिवस मनाना हमारे सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने का एक तरीका है। बजरंग पोस्ट हमारे सैनिकों की वीरता और बलिदान का प्रतीक है, जो हमारे सैनिकों ने कारगिल युद्ध के दौरान दिखाया था। इन गतिविधियों के माध्यम से हमारा लक्ष्य देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करना है। इस एनजीओ के साथ जुड़ना विद्यालय का सौभाग्य है तथा हम भविष्य में हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। कारगिल युद्ध के नायकों के प्रति सम्मान को व्यक्त करते हुए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए एनजीओ द्वारा ड्राइंग, पोस्टर मेकिंग और नारा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। प्रोफेसर सिमरत पालों जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि इस एनजीओ का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती स्कूल समर्थन है। जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे परिवार आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। हम उनके बच्चों को स्कूल सामग्री उपलब्ध करवाने में प्रयासरत हैं। कर्नल NR बब्बरवाल ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा, इस उत्सव का उद्देश्य देशभक्ति की भावना पैदा करना है और कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की बहादुरी का सम्मान करना है। वहीं प्राचार्य पीयूष पुंज ने कहा, कारगिल विजय दिवस मनाना हमारे सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने का एक तरीका है। बजरंग पोस्ट हमारे सैनिकों की वीरता और बलिदान का प्रतीक है, जो हमारे सैनिकों ने कारगिल युद्ध के दौरान दिखाया था। इन गतिविधियों के माध्यम से हमारा लक्ष्य देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करना है। इस एनजीओ के साथ जुड़ना विद्यालय का सौभाग्य है तथा हम भविष्य में हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। कारगिल युद्ध के नायकों के प्रति सम्मान को व्यक्त करते हुए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए एनजीओ द्वारा ड्राइंग, पोस्टर मेकिंग और नारा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। अंगारों में जिसने चलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून गए। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ वीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फैज़ों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। लहरावा तेरे फैज़ों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी स्वस्थ और प्रसन्न हैं, और आज एक बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए कि आज हमारे प्रांगण में एक बहुत बड़ा एक उत्सव होने जा रहा है। ये शुरुआत हो चुकी है और उसके लिए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं सर्वप्रथम स्वागत करूं लेफ्टिनेंट कर्नल के.जी. सिंह का। मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर सिमरत कहलों का। मैं स्वागत करता हूं मिस्टर राकेश कुमार का। मैं स्वागत करता हूं मिस्टर जय कुमार का, और विशेषतः जिनके मार्गदर्शन में ये स्कूल कार्य कर रहा है, हमारे अपने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के कर्नल अनाथ अग्रवाल, उनका भी स्कूल प्रांगण में स्वागत है। Children, just as it was shared with you, that this year we are celebrating 25th year of Kargil Vijay Divas. So it is 26th July, but this has already started where the Jammu Kashmir Study Center, they have made an effort that by bringing some soil from that land where the first, I say, martyrdom was done by Lieutenant Galia and his team. The soil from that area has been brought and it is being circulated and put up at various places, and we are lucky enough that we are the school who is now being honored with this soil, and this soil is going to give energy not only to our school, to the whole this region of Khalga and Punjab. For this, I convey my hearty thanks to Jammu and Kashmir Study Center for choosing us and honoring us with this. Today amongst us is Lieutenant General K.J. Singh,
though he does not need any introduction because he is such a humble and known personality in this region. And anytime I had the opportunity to meet him, even I had spent nearly an hour at his place, at his residence, and the warmth which I received not only through him, through ma'am also. The sir, I don't forget the way she served the coffee. So that is still in my hearts for the humbleness you and your family hold. It is my proud honor to introduce our distinguished guest, Chief Guest Lieutenant General Kamaljeet Singh, PVSM, AVSM and BAR 2A. A highly respected figure in the Indian Armed Forces, General Singh has had an illustrious career spanning over 39 years, culminating in his role as the General Officer Commanding in Chief of the Western Command. General Singh graduated from the National Defence Academy, where he was awarded the Bronze Medal for his academic excellence. He was commissioned into the 63rd Cavalry, an elite armoured regiment, and has since held a variety of commanding and staff positions across the Indian Army. His exemplary leadership was evident during his service in several counter-insurgency operations in the region such as Nagaland, Manipur and Punjab. He was twice commended by the Eastern Army Commander for his bravery and dedication in these challenging environments. Additionally, General Singh served with distinction in the United Nations peacekeeping forces in Angola, where he was recognized for his contribution with commendation from both the Chief of Indian Army Staff and the UN Force Commander. His vast experience in operational command includes leading an armored division and a corps, showcasing his strategic acumen in diverse and demanding situations. After retiring in August 2016, General Singh continued to serve the nation through academia and public service. He holds the prestigious Maharaja Ranjit Singh Chair of Excellence at Punjab University and has been appointed as an advisor to the Chief Minister of Haryana. His commitment to education and strategic studies is further highlighted by his recent PhD in Defence Service Studies. की लड़ाई आप सबने सुना बजरंग पोस्ट से रज लाई गई है। तो 1999 में एक हिंदुस्तान को एक धक्का लगा कि कारगिल में घुसपैठिया आके बैठ गई, क्योंकि वहां सेना के होते हुए भी हर एक पोस्ट को हम नहीं ऑक्युपाई कर सकते थे और उसकी अवेयरनेस भी कम थी। तो आप जहां रहते हो, जो प्लॉट आपका होता है, आप जानते हो ना प्लॉट कितना बड़ा है, आपको पता होता है। अगर पड़ोसी वहां से नाली निकालना शुरू करे, आप अलाउ करोगे? आपके पिताजी डंडा लेकर आ देंगे, लाठी लेकर आ देंगे। तो हम भी एक देश में रहते हैं, इसकी सीमाएं हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करना कोई चॉइस नहीं। देयर इज नो चॉइस, वी हैव टू नो अबाउट द बॉर्डर्स। और बॉर्डर्स जो बनते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा आपके लिए हैवी होगा, लेकिन फिर भी आपको सुनना चाहिए और बाद में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि जो कंट्रीज होती हैं पुराने जमाने में, तो उनके बीच में बफर स्टेट होते हैं। जो इंडिया था, जो ब्रिटिश इंडिया था और चाइना था, उसके बीच में भूटान, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, ये सब एक बफर के तौर पर बनाए गए। जो रूस, रशिया था और ब्रिटिश इंडिया था, उसके बीच में अफगानिस्तान, वो एक बफर के तौर पर बनाया गया। बफर आप समझते हैं? जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर लोड करते हो तो आप देखते हो घूमता हुआ, और वो कहता बफरिंग, टाइम लग रहा है, वो झटके को एकदम पास नहीं होने, बीच में बफर का काम है। जैसे कि आपके शॉक। तो
एक बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता था जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो। उन इलाकों में उसको बोलते थे नो मैन्स लैंड, वहां कोई जाता नहीं क्योंकि वो वहां कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी। There was no economic activity over there. So why should anybody go there? How will he live? There was not even adequate water. So it was called no man's land. And these areas are also called frontiers. You know, very large part of borders between Afghanistan and Pakistan are still somewhat in that configuration, or between us and Myanmar. Tribals live there. Between us and Myanmar, you are even allowed to cross and go to the other side for 16 kilometers without any visa, without any passport, and you can return. So, in such a situation, that area was called frontiers. And from there, these borders have to be made into boundaries. There is an old saying, good fences make good neighbors. If you will have proper fences, you know where your boundary is, then the other side will also have no problem. तो जो बॉर्डर को बाउंड्री बनाने की कार्रवाई होती है वो कैसे होती है, ये थोड़ा आप लोगों को सुनना चाहिए क्योंकि आगे वाले सालों में आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। इसके 3 स्टेप। एक स्टेप होता है डीलिमिटेशन, यानी एक कॉन्सेप्ट डिसाइड कर लेना कि किस कॉन्सेप्ट पे बॉर्डर्स हो। जब इंडिया और पाकिस्तान बना तो कॉन्सेप्ट ये डिसाइड हुआ कि हिंदू मेजॉरिटी स्टेट जो एरियाज है वो इंडिया में आ जाएंगे और मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान में। और फिर भी उसमें प्रॉब्लम हुई कि डिस्ट्रिक्ट को यूनिट लो या तहसील को यूनिट लो या विलेज को यूनिट। So we had problems in areas like Gurdaspur, Firozpur, जो रिजॉल्व होने में प्रॉब्लम और अभी भी उसकी इफेक्ट्स है हमारे। इसी तरीके से जब पंजाब का डिवीजन हुआ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तो फिर डिसाइड हुआ कि जो पंजाबी बोलते हैं वो एक तरफ, जो हिंदी बोलते हैं एक तरफ। कई कंट्रीज की जो बाउंड्रीज है वो रिवर्स के बाउंड्रीज, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री कई एरियाज में रावी रिवर के साथ अलाइड, कई डिस्ट्रिक्ट्स। तो एक कॉन्सेप्ट डिसाइड होता है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में है वाटरशेड, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां वाटरशेड का कॉन्सेप्ट होता है कि हाईएस्ट फीचर जहां पे कि अगर पानी गिरे तो जहां से वो पार्ट हो जाए उसको एक लाइन बना देगा। देखिए स्लोप पे गिरेगा पानी तो वो ठीक तरीके से पार्ट में होगा, एक ही तरफ गिरेगा। लेकिन अगर वो एज पे गिरेगा माउंटेन टॉप पे तो वो दोनों तरफ गिरेगा। तो दैट बिकम्स द कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड delimitation. You limit the boundaries based on that. The next step is delineation. You take a map or a sketch and on that you draw the line. So it is important कि लाइन जब आप ड्रॉ कर रहे हैं पेन कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर आप फेल्ट पेन यूज करोगे तो कई सारे गांव जैसे इंडो म्यांमार बॉर्डर पे आई हैव बीन टू अ हाउस ऑफ अंग in a place I am getting the name now. I think it is called Lukapa. In Lukapa, the house has the border passing through. The border passes through the house. One side is India, one side is Myanmar. तो उसकी वाइफ कभी इंडिया में आ जाती है, कभी में। इसी तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र पे एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर एक बेंच रखी हुई है जिसके बीचों बीच एक लाइन लगी है। तो अगर इस तरफ आप बैठ गए तो महाराष्ट्र में, उस तरफ बैठ गए तो ऐसी ऐसी भी विडंबनाएं और चीजें हैं क्योंकि पेन कैसा यूज किया। पतला पॉइंटेड पेन लिया तो बॉर्डर भाग हो जाएगा प्रॉब्लम। जैसे कई लोग अब कहते हैं कि जो करतारपुर साहब है उसको इंडिया में भी तो कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पे कुछ बातें और
और थर्ड थिंग होती है डिमार्केशन, कि आप उसी चीज को ग्राउंड पे पार करें। आप में से कितने लोग वाघा बॉर्डर गए या अटारी बॉर्डर गए? अटारी बॉर्डर गए हैं? कितने गए? शाबाश। अब जब आप अटारी बॉर्डर गए हैं तो आपने वो ड्रामा देखा, इंडिया पाकिस्तान के सोल्जर करते हैं, लेकिन कितनों ने कोशिश की कि जाके एक बाउंड्री पिलर को दे, वहां बाउंड्री पिलर है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए वो लाइन को ग्राउंड के ऊपर डिमार्केट किया जाए।